का बटन दबा दिया है, अभी आपके सामने आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसमें यह है कि आज जिस तरह सामने लिखा हुआ है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? द ब्रिक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेसिक you can say construction material which is used in the different civil engineering works. A brick is in fact a block of ceramic material molded to suitable shape and size and is used in masonry construction. मेसनरी का मतलब कि जो दीवारें और इस तरह की जो आपकी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए इस्तेमाल होती है। जो मेसन जिस पर काम करता है या मिस्त्री जो करता है, तो उससे दीवारें वगैरह जो बनाता है उस सारे काम में ये इस्तेमाल होती हैं। आफ्टर स्टोन एंड क्ले, हम स्टोन के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। आफ्टर स्टोन एंड क्ले, इट इज़ ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर लाइट एंड हैवी स्ट्रक्चर्स. It has been regarded as one of the longest lasting and strongest building materials used throughout history. Quality of bricks depends on the parent material, finishing and quality of the burning. ठीक है, तो आप इस बारे में ये देख सकते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के ये बहुत ओल्डेस्ट मटेरियल है। मिसाल के तौर पे जब मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ इजिप्ट में, तो उधर भी मैंने पुराने ज़माने की जो ब्रिक्स थी, वो मतलब है कि फ़िरौन मिस्र वगैरह के ज़माने में भी ये ब्रिक्स और उसके बाद भी ब्रिक्स जो थी उनको उन्होंने यूज़ किया था और उन्होंने बनाया था। तो इसके ब्रिक्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। अभी आपके सामने जो एक तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर में आप देखेंगे ये आर्च सी एक बनी हुई है और उसके अंदर एक स्टोन लगाया गया है जो कि उसने की स्टोन जिसको कहते हैं, ये ऊपर एक वाइट से कलर का जो कि इस खिड़की के ऊपर है। तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि उनको जो बिल्डिंग साइडों के ऊपर उन्होंने खड़ी की हैं ईंटें, उन ईंटों को अपनी जगह पे इन प्लेस फिट करने के लिए स्टोन लगा दिया जाता है। और बाकी आपने देखा कि इसके ऊपर ये सारे के सारा जो पॉइंटिंग वर्क हुआ है, पॉइंटिंग वर्क जो है ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो इसके ऊपर जो प्लस्तर का खर्चा है वो बचाया जाए, और दूसरी बात ये है कि ये ज़रा खूबसूरत भी लगे और इसमें पानी जो है वो ना जा सके इसके जो जॉइंट्स वगैरह में, इसलिए ये सीमेंट के साथ ग्राउटिंग करके तो उसे पॉइंटिंग कर दी जाती है। वैसे भी खूबसूरत लगता है, रेड और वाइट का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इसलिए इसको किया जाता है। आगे आपको ये ब्रिक्स की तस्वीर दिखाई जा रही है, एक आदमी ने जो ब्रिक पकड़ी हुई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। तो नॉर्मली जो पाकिस्तान में 9 इंच इसकी लेंथ होती है, 3 इंचेस इट्स हाइट इज एंड विड्थ इज 4.5 इंचेस. So normally this type of brick is being used. In fact it is not actually 9 inches, it is a little bit lesser than that, and similarly the 4.5 inches is also not exactly 4.5 inches. ये इसमें थोड़ी सी कमी भी हो सकती है। इसी तरह हाइट में ज़्यादा कमी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मोल्ड, और उसके श्रिंकेज भी हो सकती है इसमें बनाते हुए। तो बेसिकली ये इसलिए इसको 3 और 4.5 और 9 रखा जाता है ताकि 4.5 और 4.5 दो ईंटों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो 9 इंच बन जाए, और 3 इंचेस को 3+3+3 अगर उसे खड़ा किया जाए तो वो भी 9 इंचेस बने। तो ये इसलिए होता है ताकि इसको अगर आपने बॉन्ड के तौर पर इसको एक दीवार में इस्तेमाल करना है तो कन्वीनियंटली इसकी डिमेंशंस जो हैं उनको देखते हुए दैट कैन बी यूज कन्वीनियंटली कि 4.5 है और तो 4.5 और 4.5 की दो जो हैं उनको मिलाएंगे आप तो 9 इंच बनेगा। तो आप इसको हेडर और फुटर टाइप साइड पे रख सकते हैं। ये आपके सामने एक ब्रिक मोल्ड जो है उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। ये ब्रिक मोल्ड जो है, अच्छा इसके ऊपर एक और चीज़ है जो फ्रॉग है। ये फ्रॉग आपको नज़र आ रहा है जो तस्वीर में, ये फ्रॉग का मतलब ये है कि दिस फ्रॉग इज बेसिकली डिप्रेशन और यू कैन से काइंड ऑफ उसमें एक
इनग्रेव जिस तरह होता है उस तरह ये एक डिप्रेशन होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ नाम या नंबर लिखे जाते हैं। नंबर क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि वाई द नेम्स और नंबर्स आर inside that frog. This depression is called frog. It may have some shape, like for example here it is a leaf shape, but this can also be some other shape as well. तो ये क्यों? क्योंकि इसमें इससे पता चलता है कि आपने जब जो भी द पर्सन हु इज़ मेकिंग द ब्रिक्स, उसने अपने भट्टे को यानी अपनी किल्न को जिस जगह पर वो ये बना रहा है उसने रजिस्टर कराया होता है फ्रॉम द नियर बाय गवर्नमेंट। That name or number in the frog cannot be replicated by some other guy. ये नहीं हो सकता कि कोई उसके साथ एक और भट्टे वाला है उस इलाके में, वो भी कहे कि जी मैंने भी ये नंबर रखना है, तो वो भी 5 नंबर या 777 या 223 जो भी नंबर उसने रखा है वो भी रख ले, ये नहीं हो सकता। या कोई लिख देते हैं GI यानी ग्रेड 1 या घुमन का ग्रेड 1 जो है GGI। तो इस तरह करके लोग अपने मुख्तलिफ नाम जो हैं उनके और नंबर जो हैं वो रख लेते हैं। इसका दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम विच brick manufacturer this brick is coming. Second is that if you test that brick, then you can easily find out कि ये फलाने भट्टे की है, तो आप उस भट्टे की अमूमन आप उस भट्टे की या जो स्किल को या ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसके आप रेंडमली सैंपल्स जो है लोकल गवर्नमेंट में अगर आप चले जाएंगे, इफ़ यू विल बी एन इंजीनियर एंड यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग, तो आप उधर लोकल गवर्नमेंट में होने के नाते आप उधर जाके तो कई दफ़ा उधर से सैंपल्स लेकर आएंगे और उनको आप टेस्ट करते रहेंगे रेंडमली, और आप उसकी बेसिस पर उसे प्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे कि ये अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली तो होना ये चाहिए कि हर एक लॉट हो और लॉट को बाकायदा गवर्नमेंट के लोग जो है वहाँ चेक करके तो उसे प्रूव डिसअप्रूव करते जाएं। लेकिन ये हमारे मुल्क में करना ज़रा मुमकिन नहीं होता या मुश्किल होता है, इसलिए लोग अपनी जब ब्रिक्स खरीदने के लिए जाते हैं तो उस लॉट के पास एक बंदा खड़ा करके तो ब्रिक को ले जाते हैं और जाके उसे पहले टेस्ट करवाते हैं। अगर वो वहाँ उनका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद उस ब्रिक को वो जो है वहाँ से लोड करवा कर तो अपने फैसिलिटी पर ले आते हैं। तो अगर आपने लेट्स से के मोर देन 10,000 20,000 ब्रिक्स अगर आपने लेनी है तो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके साथ ताउन करता है और वो आपको आपकी पसंद की जो ब्रिक्स हैं वो आप उनसे सेलेक्ट करवा के उसके बाद आप उन्हें लोड करवा के तो ले आते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए जिस तरह ये 555 आपको फ्रॉक के अंदर नज़र आ रहा है, ये ब्रिक मोल्ड है, इसमें डालते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये स्ट्रेट इसके ऊपर भी हो सकता है, दूसरा है कि इसके नीचे एक प्लेट रख के तो उसके बाद उस पर भी डिप्रेस किया जा सकता है। कई किस्म की ब्रिक्स हैं जिसके अंदर एक आपकी ये सॉलिड होती है, एक फ्रॉग्ड होती है, एक परफोरेटेड होती है। सॉलिड इज़ प्योर सॉलिड टाइप ऑफ ब्रिक, सेकेंड इज़ फ्रॉग जिसमें फ्रॉग लगा होता है, और तीसरी होती है परफोरेटेड जिसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो सुराख वगैरह ऊपर से नीचे तक थ्रू एंड थ्रू होते हैं। तो ऐसी ब्रिक्स भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली जो है वो फ्रॉग ब्रिक्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। परफोरेटेड ब्रिक्स भी एक ज़माने में इस्तेमाल होना शुरू हुई थी क्योंकि ईंधन का बचत और इसके अलावा एक तो ये कोल और बाकी जो ईंधन है उसको बचाती थी, और दूसरा ये था कि इनमें डिस्टॉर्शन वगैरह कम होती थी अगर वो अच्छी तरह से गुंदी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि फ्रॉग ब्रिक्स बनाना जो है वो आसान है इसलिए वो इस्तेमाल होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, हाँ इसमें आपको ये बताऊं कि ये जो सॉलिड ब्रिक्स हैं, सॉलिड ब्रिक्स बनानी जो है वो कई फैसिलिटीज़ में उनको बनाना आसान होता है। जब आप मशीनों वगैरह पर बनाते हैं तो उनको बनाना आसान होता है, लेकिन फिर भी उसको हमारे मुल्क में फ्रॉग जो ब्रिक्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है बनाना, क्योंकि उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस भट्टे से हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स है। ब्रिक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो वो होंगी जो कि सन ड्राइड ब्रिक्स होंगी, जो अनबर्न्ड ब्रिक्स भी जिनको कहते हैं, और दूसरी होती हैं बर्न ब्रिक्स या पक्का ब्रिक्स। तो सन ड्राइड ब्रिक्स और अनबर्न्ड ब्रिक्स जो हैं, दीज ब्रिक्स आफ्टर मोल्डिंग हैव बीन ड्राइड इन द सन।
यानी we take them on the field and then we place them on the ground so that they can be dried up there in different you can say under the sun, under the heat, वो उधर थोड़ी सी पक्की हो जाती है. लेकिन before that we have to make some kind of clay for before molding we have to prepare the clay suitable for the making of such type of bricks. तो these are used only for temporary and light structures. क्यों? क्योंकि पानी अगर पड़ेगा ज़्यादा और उनसे उससे प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन जो कच्ची ब्रिक्स हैं ये आप किधर यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मली इनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी आपने एक शेड सा बनाना है, उस शेड की आप साइड के ऊपर करके उसके ऊपर आपने बालों की और फट्टों की अगर आपने छत डालनी है तो वहाँ आप इनको खड़ा करके तो उनकी बना सकते हैं. और उसमें आप आपने कोई मिसाल के तौर पे छोटे मोटे चीज़ें रखनी हैं ताकि बारिश वगैरह जो है उससे बचाया जा सके तो वहाँ आप कर सकते हैं. लेकिन टेम्परेरी तौर पर ये होता है और इसको मतलब है कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी इनको नॉर्मली ये है कि बाहर प्लास्टर अगर कर दिया जाए तो ये कुछ सेविंग हो जाती है. लेकिन आजकल पाकिस्तान में नॉर्मली हम सन ड्राइड ब्रिक्स को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते. When exposed to rain or other climatic agents are readily disintegrated. ये जो आपको बताया है सन ड्राइड ब्रिक्स, इनका ड्रॉबैक ये है कि when exposed to rain or other climatic agents they are readily disintegrated. ये एकदम डिसइंटीग्रेट होती हैं जिस तरह इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है. ये देखिए ये बाहर रखी हुई हैं तो बारिश वगैरह की वजह से इस पर इफेक्ट तो आएगा, लेकिन ये इसको ड्राई किया जा रहा है इस वक्त. तो ड्राई करने के लिए ये रखी हुई हैं और जब ये ड्राई हो जाएंगी तो फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं आगे. जिस तरह बताया कि बर्न्ड ब्रिक्स हैं, बर्न्ड ब्रिक्स जो हैं आफ्टर सन ड्राइंग these bricks are burned in kiln for certain period, then cooled and removed from kiln and supplied to the market. So this process is an artificial process which is a human made process. तो कहते हैं कि ये ब्रिक्स का किस तरह पता चला इंसान को कि कैसे बनी. तो इस बारे में कई थ्योरीज हैं जिनमें से एक थ्योरी ये भी है कि फॉर एग्जांपल एक कोई यानी वो लोग थे, उन्होंने बच्चों ने उनके कोई खिलौने बनाए मट्टी से, तो तंदूर वगैरह जो था उसके अंदर किसी ने उठाकर उनको फेंक दिया. जब तंदूर, आपको पता है कि जब तंदूर चल रहा होता है, जब वो उसे बुझाना होता है या उसे बुझा रहे होते हैं तो उसमें किसी ने उन्हें फेंक दिया. लेकिन फेंकने के बाद वो जो क्ले के बने हुए खिलौने थे वो उधर विट्रिफिकेशन उसकी हुई और उसके अंदर वो जो खिलौने थे उसके अंदर जो कंपाउंड्स वगैरह थे उन्होंने आपस में रिएक्ट किया गर्मी के अंडर, और जिसकी वजह से वो सॉलिड सी एक मटेरियल बन गया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. तो लोगों ने जब उसे देखा तो लोगों ने कहा कि भाई अगर इस तरह से ये इसके ऊपर इफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस कैन बी यूज्ड. इसी तरह एक और थ्योरी ये भी है कि किसी आदमी ने खाना पकाने के लिए आग जलाई है तो उसके पास उसने कोई ब्रिक्स वैसे कले से बना के रखी थी, तो उस हीट की वजह से भी उन पर कोई इफेक्ट हुआ तो थोड़ी सी सॉलिड हो गई. लेकिन जो पहले वाली थ्योरी है वो ज़्यादा एक काबिल एतबार रखती है. तो ये जो burnt bricks हैं, these are stronger and have larger compressive strength than unburned bricks. These bricks are classified into 4 types: first class, second class, third class और overburned bricks. जो फोर्थ क्लास है या overburned bricks हैं वो भी एक होते हैं जो कि ज़्यादा गर्मी में डिस्टॉर्ट हो गए या ज़्यादा उसकी वजह से overburned हो गए. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की क्या हैं. तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि दीज आर वेल बर्न्ड एंड यूनिफॉर्म कलर, its all faces are uniform, smooth and sharp. These are very solid and are free from cracks and flaws. This is used for the construction of superior work, that is heavy foundation and structures. And if it is struck against the same type of brick, good metallic sound is obtained. टन टाइप की आवाज़ आपको आएगी. तो ये जो है
अच्छे किस्म के वर्क्स के लिए होती हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो साइड्स वगैरह हैं वो स्मूथ होती हैं, कॉर्नर्स बने होते हैं, और आप इसको प्रॉपरली जब यूज़ करते हैं तो आपका बाद में इस पे मतलब है कि आपको अगर ये बहुत अच्छी बनी हुई है तो इसमें आपको प्लास्टर करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। If it is fractured, the interior surface of the bricks shows the uniform textures. They do not absorb water of more than 15% of the dry weight. यानी अगर आप इसको लेके तो ड्राई करते हैं ब्रिक को, और ड्राई ब्रिक को फिर आप उसका वज़न करते हैं, उसके बाद आप उसे पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद कुछ अर्सा रखते हैं, जो एक टेस्ट है पूरा, तो आप निकाल के जब उसे वज़न करेंगे तो 15% से ज़्यादा उसके ड्राई वेट से पानी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दे हैव of the minimum crushing strength, or they have the minimum crushing strength of 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको 1500 psi कहते हैं। यानी इनकी 1500 psi से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। psi क्या है कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। यानी अगर आपके पास 4.5 इंच बाय 9 इंच का अगर आपके पास एक ब्रिक हो, तो आप उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएं तो 1500 psi होगी। ये तकरीबन 4.5 इंटू 9 आप करेंगे इंटू 1500 करेंगे, तो आप उसके ऊपर 61,000 पाउंड्स अगर उसके ऊपर वज़न आप डालें, तो उतना फोर्स अगर आप उस पूरी ब्रिक के ऊपर डालें तो वो क्रश ना हो, तो तब आप कहेंगे कि ये ओके है। अगर उससे ज़्यादा वज़न डालें और वो क्रश हो जाए तो आप कहेंगे कि तब भी ओके है। लेकिन अगर उससे कम वज़न हो तो तब आप कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। यानी तकरीबन 27,500 अगर किलोग्राम वज़न उस ब्रिक के ऊपर आए, तो उसके बाद अगर वो क्रश हो तो तब आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये जो ब्रिक है ये वाकई इसके ऊपर जो है इतना वज़न आने के बाद ये क्रश हुई है। तो इसलिए अगर इससे कम वज़न के ऊपर वो क्रश होगी तो इसका मतलब है कि ये अच्छी ब्रिक नहीं है, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स नहीं है। तो ये कहाँ यूज़ की जा सकती है, इसे कहाँ यूज़ किया जाता है फर्स्ट क्लास ब्रिक को? इट इज़ यूज फॉर साउंड वर्क ऑफ परमानेंट नेचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लोड बेयरिंग वॉल्स, फेशियल वर्क, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क और वॉकअवेज एंड फ्लोरिंग। यानी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें फ्लोर्स के अंदर, आप इसको रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क में, यानी जिधर आप छत के अंदर भी की दफ़ा इसको यूज़ कर लेते हैं लोग, इसके अलावा कंक्रीट में भी यूज़ कर सकते हैं तोड़ के, तो वहाँ यूज़ हो सकती है। इसके अलावा ये जो आप पॉइंटिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक पिक्चर दिखाई थी उसके अंदर पॉइंटिंग थी, वैसी जगह पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक आपके सामने पड़ी हुई है, ये उसी 555 जो भट्टा था उसकी पड़ी हुई है। तो ये इस तरह इसको फेंक भी देते हैं, इसके ऊपर पानी शानी लगाने में उन्हें आसानी होती है और इस्तेमाल करने में, तो इस तरह उनको फेंक देते हैं अगर आपने साइड पे जाए यूज़ करना। तो नॉर्मली अब हम इससे आगे जाते हैं ताकि हम सेकंड क्लास ब्रिक्स के बारे में पढ़ें। तो दीज काइंड ऑफ ब्रिक्स आर आल्सो वेल बर्न बट हैव रीजनेबल स्मूथ सरफेस विद फाइन हेयर क्रैक्स एंड माइल्ड डिस्टॉर्शन। यानी ये भी वेल बर्नड होती हैं, सही होती हैं, लेकिन इनके अंदर स्मूथ सरफेस भी होती है, लेकिन इसमें थोड़े से क्रैक्स वगैरह आपको नज़र आ सकते हैं, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नज़र आ सकती है। तो थोड़ी सी ये मतलब कि वेल बर्नड होती हैं या थोड़ी सी ओवर बर्नड भी हो सकती हैं ये, और इनको जब आप सेम टाइप की तरह करें तो रिंगिंग साउंड आती है। और these are rectangular in shape and have well defined edges but not in equal size। यानी कुछ थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो एक साइज की नहीं आपको मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा इनके बनने में जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास के बाद जो थोड़ी दाएं बाएं उनकी होती हैं ब्रिक्स, उनको सेकंड क्लास ब्रिक्स के ज़ुमरे में लाते हैं। और इसमें ये बात है कि इसको जब आप पानी के अंदर आप 24 आवर्स तक सोक करें,
तो ये 22% ऑफ दी वाटर, यानी 15% से ज़्यादा और 22% से कम ये पानी एब्जॉर्ब करती है। और मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर यानी 1000 PSI होती है। अब 1000 PSI कितनी होगी? ये होगी आपकी कि 1000 PSI तकरीबन आपके 41,000 पाउंड्स अगर आप उसके ऊपर वज़न डालें तो उसे क्रश, उससे ज़्यादा वज़न डालें तो तब वो क्रश होगी, उससे कम पर वो क्रश नहीं होनी चाहिए। या आप कह सकते हैं कि 18,500 किलोग्राम उसके ऊपर आप वज़न डालें तो तब उसको, उससे कम अगर वज़न डालें तो उसे क्रश नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा वज़न डालेंगे तो वो क्रश हो जाना चाहिए। ये 1000 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस ये होता है। तो आगे इसके यूजेस भी हैं कि जहाँ कंस्ट्रक्शन में जिधर फेसेस को आप प्लास्टर करते हैं, यानी क्योंकि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होती हैं तो इसकी फेसेस एक साइड पर शायद सही हो, एक साइड पर थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो, तो उन्हें आपको प्लास्टर करना पड़ता है। और यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लोड बेयरिंग वॉल्स ऑफ सिंगल स्टोरी हाउसेस यूज्ड एज ब्रिक बेलास्ट इन RCC वर्क एंड इन लाइम कंक्रीट। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं वो आप डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लोड बेयरिंग वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। जबकि सेकंड क्लास ब्रिक्स जो हैं इनमें नॉर्मली आप सिंगल स्टोरी हाउसेज में यूज़ करते हैं या आप इनको यूज़ करते हैं जिस जगह पर आपने फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाया है तो उधर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वैसी जगहों पर इनको यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने तस्वीर है सेकंड क्लास ब्रिक्स की। ये उन्होंने इसका चटा लगाना कहते हैं, इसको स्टैक करके बंदे ने रखा हुआ है। तो ये सेकंड क्लास ब्रिक्स हैं, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होंगी, इक्वल साइज नहीं होंगे इस तरह से। थर्ड क्लास ब्रिक्स जो हैं ये अंडर ब्रिक बर्नट होती हैं, ओवर बर्न नहीं होती, और इनमें भी क्रैक्स होते हैं और रफ सरफेसेस ज़्यादा होती हैं और ये लाइट कलर्ड होती हैं और रिलेटिवली सॉफ्ट होती हैं बाकी दोनों से। और ये डल सी साउंड होती है जब दो इनको आपस में टकराएं तो डल साउंड आएगी। एंड दे आर नॉट इन यूनिफॉर्म साइजेस एंड स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शार्प एजेस एंड कॉर्नर, भुरे होते हैं उनके, कई कॉर्नर भुर जाते हैं या वो सही तरह से नहीं होती। लेकिन उनको जब हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी 500 PSI जो है उससे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी होती है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी इसकी 500 PSI से 1000 PSI के दरमियान अगर इसकी स्ट्रेंथ होगी तो इसको हम कहेंगे थर्ड क्लास ब्रिक्स। ठीक है। So these are not in uniform sizes and slightly distorted. They do not have well-defined sharp edges corner. They may show an intensive sign of efflorescence. In the fractured faces of the bricks, they don't have the proper uniform textures. It may show pebbles. And these bricks will have the water absorption of 20% to 25%. और बाकी मैंने आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताई। तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर आप इसकी 500 PSI से कम नहीं होनी चाहिए इसकी स्ट्रेंथ। इसी तरह से ये जो दूसरी वाली है इसकी 1000 PSI से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ जो सेकंड क्लास होती है, और फर्स्ट क्लास की 1500 PSI से कम नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड क्लास ब्रिक्स जो है ये काम यूज़ करते हैं अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में। हम इन्हें यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लो हाइट स्ट्रक्चर्स में करते हैं विद द लोड्स आर मच लेस सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ हट्स, शेड्स एक्स्ट्रा। यानी अगर आपने या आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल्स में आप यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड इन द एरिया वेयर इट इज़ नॉट एक्सपोज टू। तो नॉर्मली आपने एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं जिधर आपने एक भट्ठा लगाया है, आपने उधर कंस्ट्रक्शन करनी है बहुत ज़्यादा बड़ी, तो उधर आप क्या करेंगे कि फर्स्ट क्लास जो ब्रिक्स हैं वो तो आप यूज़ कर लेंगे कि डबल ट्रिपल कंस्ट्रक्शन आपने डबल स्टोरी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप ये फर्स्ट क्लास करेंगे। सेकंड क्लास आप उस जगह पर यूज़ करेंगे
जिस जगह पर नॉट आपने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है या आपने उस जगह पे कोई उसको प्लस्तर भी करना है, साथ प्लस्तर करना पड़ेगा। और थर्ड क्लास आप उसकी बाहर की बाउंड्री जो वॉल है, या फर्स्ट अगर आपने सिंगल स्टोरी भी बनाना है उधर भी आप सेकंड जो क्वालिटी ब्रिक्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, थर्ड सेकंड क्लास ब्रिक्स। लेकिन थर्ड क्लास ब्रिक्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाहर जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर कई दफ़ा आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इंजीनियर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये आप स्पेसिफिकेशंस भी आपने यानी क्राइटेरियाज आपने फिट करना होता है और उसके हिसाब से आपने उसकी कीमत भी फिट करनी होती है। तो आप वहाँ कह सकते हैं नॉर्मली सेकंड क्लास ब्रिक से कम जो है वो गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशंस में और गवर्नमेंट की जगहों पर जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती ब्रिक्स। तो आजकल बल्कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही यूज़ की जाती है क्योंकि आपको उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो CMUs यानी कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स, जो आपने कंक्रीट ब्लॉक्स देखे हैं उनको इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में CMUs या कंक्रीट मेसनरी यूनिट कहते हैं, वो अवेलेबल हैं। और वो कई आपके हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार ने उसका कोई यूनिट भी लगाया हो और वो बना भी दें, तो आप उधर भी जाएं और जाकर आप उधर एक जाके तो मुआयना कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में किसी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपने एक स्टोर्स बनाने हैं जिनमें आपने सीमेंट रखना है, आपने कोई और इस तरह की चीज़ें रखनी हैं, तो आप उसके ऊपर जो छत है और आपने बाद में डिसमेंटल कर देना है, या उस जो पत्थर हैं वो जो ब्रिक्स हैं उनको आपने तोड़ के किसी जगह पर इस्तेमाल करना है बाद में, तो आप क्या करेंगे कि उस जगह पर आप थर्ड क्लास या सेकंड क्लास अपने नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो लीव दैट, मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसके पास एक घर है और वो घर उसका ज़मीन है, आपने उसकी ज़मीन के ऊपर उसे कहते हैं कि भाई मुझे आप यहाँ थोड़ा सा एक स्टोर और चीज़ें बनाने दें, मेरा पास ये काम एक चल रहा है, तो वो कहेगा कि ठीक है जी बाबू जी आप बना लें, लेकिन ये है कि आप भी बाद में स्टोर जो है ये इसको तोड़ना ना, आप ये मुझे दे जाना। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन में आप इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं कि आप उधर बनाएं, उसके ऊपर लकड़ी की छत डाल दें और उसमें आप लगा के प्लास्टिक वगैरह अंदर उसके डाल के उसके ऊपर छत वगैरह डाल के ऊपर लेप करके उसका क्ले वगैरह यू कैन जस्ट मेक दैट रूफ, और उससे आप वहाँ कर के तो आप यूज़ करेंगे 8 महीने साल 1.5 साल, एंड देन यू वेल लिविंग यू कैन लीव दैट ओवर देयर, क्योंकि उसे डिसमेंटल करने की आपकी कॉस्ट जो आएगी और सारा कुछ, तो उससे बेहतर है कि आप किसी आदमी को दे दें क्योंकि सस्ती ब्रिक्स हैं, इनका तो आपको इतना फ़ायदा कोई नहीं। ये उसकी तस्वीर है थर्ड क्लास ब्रिक की। आगे चलें जी। एक और होती है जिनको कहते हैं ओवरबर्न ब्रिक्स। So these are overburned since remained near fire in kiln, so get fused and lose their shape. These may have bulging surfaces, इनकी मतलब कि फूली और इस तरह की surfaces होंगी। They have very light or very dark color like black gray, and their compression strength is very low and cannot be used for civil structures. So these are used for inferior construction works like aggregate, road metal, water bound and gravels for floor works. तो इनको आप उन जगहों के ऊपर यूज़ करते हैं। आप मतलब है कि अगर आपने किसी जगह पे एक वॉकवे बनाना है तो वॉकवे के नीचे आप उस पर डायरेक्टली कंक्रीट डालने के बजाय कि आप अच्छी कंक्रीट मोटी डालें, आप उसके उधर एग्रीगेट को बचाने के लिए और आप क्या करते हैं कि नीचे आपने 3 इंच का अगर एक पहले बेस डालनी थी, उसके ऊपर आपने 2 इंच का एक जो है कंक्रीट की एक और 1 to 4 की आपने एक सरफेस देनी है कोर्स, तो उसके बजाय नीचे वाली लेयर में ये ओवरबर्न ब्रिक्स जो हैं इनको भी यूज़ किया जा सकता है। हमारे मुल्क में ये इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास एग्रीगेट जो है वो अबंडेंट है,
लेकिन बांग्लादेश टाइप के कंट्रीज, द कंट्रीज लाइक Bangladesh, we don't have too much aggregates, those stones which are used in the concrete, they are not available. So what they do, they use overburden type of bricks in the concrete in the lower courses, and they also use sometimes on the upper layers as well. So this is the uh, you can say the shape and color of the overburden bricks. Now the next topic is the manufacturing of the bricks. We will go on that. Manufacturing of the bricks has different steps. Preparation of the brick earth, that includes the unsoiling, digging, weathering, blending and tempering. After that, when all of that is done and the brick earth is ready for to be made into a shape of the brick, that is called the molding of the brick. In the molding of the brick, as we will study, we can use manual method as well as we can use some machines for that. Then we dry the bricks in the sun, which is called the drying of the bricks. And then we burn that bricks to make the final product, which is the bricks being used nowadays in our houses and in our construction. So unsoiling is means the soil used for making building bricks should be processed so as to be free of gravel, coarse sand. There can be some sand in that, but not the coarse sand, lime and conker particles, organic matter, etc. If there will be any organic matter, then that will burn and that will just destroy the brick, and that will also make some cavities inside the bricks, which is not feasible. That reduces the strength of the brick and the force which it can take on it. So about 20 centimeter of the top layer of the earth, normally containing stones, pebbles, gravels, roots, etc., that is removed. And after removing that, the underneath is checked, either it has got some tree shrubs or tree roots and vegetation or not. If that does not have that, then okay, that is nice. Otherwise, those areas which have got some roots, they are left, and from the other places the soil is tested and then that is taken. And then that is we just remove the top 20 centimeters, which is approximately 8 inches of that place. And that is also called the clearing of the place, but actually here it is called unsoiling. After the unsoiling, we dig that is called digging, and we also add some additives such as fly ash, sandy loam, rice husk ash, stone dust, etc. We spread on that soil which has been excavated, and then we put some water and then we make them mix together, and then that is left over for weathering so that that becomes reinforced with those things. The digging operation should be done before rains, because if you will make in the rains, then there will be extra moisture in that and it will not be good, and then when you will make those bricks, then it will be very hard for you to make them dry. So the rainy season or monsoon and other seasons, they are normally defined in every meteorological places in all over Pakistan and India, and the people who are there, they can get the actual data from that meteorological station in that vicinity of that area, like Taxla, Lahore, Sargodha, Rawalpindi. So people know that what are the rainy seasons in there. And if there is any change in the rainy season, then before making this operation, normally by Google Earth or other things, people can now get the information. Anyhow, those months which are 1 or 2 months or 3 months overall in 1 year, in that normally bricks are not produced. So when the bricks are not produced there, either there beforehand seeing the supply and demand.
Next is weathering, the heaps which are left for 1 month for the elimination of the impurities which get oxidized in washing away of homogeneity of the mass of soil. The soil should be turned over at least twice and it should be ensured that the entire soil is wet throughout the period of weathering. So when that is there, then that becomes बिल्कुल यकजान हो जाती है, that becomes homogeneous, and then after that the blending of that is done. Sandy earth and calcareous earth mixed in right proportion with right amount of water. So what they do, that some sandy type of material is also, and calcareous earth is also mixed in proportion, and those people who make the bricks, they know how much these type of material they have to add. Then after that, it is called the tempering, the kneading of the blending soil with feed or with the pug mill to improve consistency and homogeneity. Homogeneity is called the tempering. Tempering means here it is the kneading of the blending soil, blended soil in steel construction, in steel manufacturing, sorry, in steel manufacturing, there is also a tempering technique, but here we are dealing with the soil. When we will go on the steel, I will also tell you about the tempering of the steel. Then the blending of the brick earth is shown over here. The person that is now mixing all of that and blending that. Pug mill consists, what is the pug mill? Now the pug mill, as we have stated earlier, pug mill is used to temper the blended soil. Tempering means that to improve plasticity and homogeneity. Consists of polyclarity. The mill is sunk 50 centimeter. To start, the number of horizontal arms fitted with knives is provided at the center of the tube. This shaft is rotated with the help of bullocks or steam diesel or electric power. In some places, this driving pulley is also attached with the tractor, and with the tractor back, you can say, system, it can also make the pug mill work. Then the blended earth along with the required water is fed into the pug mill from the top. From the top they put all the material inside that and rotated, and the knives cut through the clay and break all the clods, यानी इसमें जो lumps और clods और उसमें मोटे मोटे particles हैं उनको भी वो तोड़ देती है, and as the shaft rotates, and the thoroughly pugged clay is then taken out from opening provided in the rear side of the side near the bottom. The yield from a pug mill is about 1500 bricks. ये 15 bricks आराम से वो निकाल लेते हैं. अच्छा, मोल्डिंग है. मोल्डिंग आफ्टर राइट शेप टू द ब्रिक फ्रॉम द प्रिपेयर्ड ब्रिक अर्थ, दैट इज कॉल्ड द मोल्डिंग. कि आप उसको शेप जो देनी है ब्रिक की, वो प्रिपेयर्ड ब्रिक अर्थ जो आपने पग मिल से बनाई थी उसको मोल्डिंग आप कहेंगे. There are two type of molding. One is called the hand molding and second is called the table molding. So ground molding is the molding did on sand. No frog in the bricks is made normally. To prevent the molded bricks from sticking to the side of the mold, sand is sprinkled in the inner side of the mold, or mold may be dipped in water every time before molding is done. The bricks so procured are respectively called sand molded and slop molded bricks. The former being better since they provide sufficient rough surface necessary for achieving a good bond between bricks and mortar. आगे आपके टेबल मोल्डिंग है. इसमें आप एक स्टॉक बोर्ड्स विद फ्रॉग है, उसके अंदर इसको आप लटा के तो आप उससे करते हैं. टेबल के ऊपर आपके पास बोर्ड्स होते हैं और बोर्ड्स के ऊपर आप मटेरियल जो डाल पर सब दबाते हैं, उससे आपको ये हैंड मोल्डिंग की तस्वीर आपके सामने. द पर्सन इज हैंड मोल्डिंग. तो हैंड मोल्डिंग के अंदर भी नॉर्मली फ्रॉग जो है वो पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल पीपल आर आल्सो यूजिंग सम
frog inside that. ये ब्रिक मोल्ड्स जो हैं ये आपके सामने हैं। ये दो तरह के, एक वुडन मोल्ड है, एक स्टील मोल्ड है जो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी मोल्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं मार्केट में, जिस तरह आप ये देख सकते हैं ना। इसमें तो आपके जो स्टील मोल्ड है वो दिखाया गया। The bricks are molded on stock boards nailed on the molding board table. उसमें वो बता रहा है कि stock boards have the projections of forming the frog. The process of filling clay in the mold is the same as explained in the ground molding. After this, a thin board called pallet is placed over the mold. The mold containing the brick is then smartly lifted off the stock board and inverted so that the molded clay, along with the mold, rests on the pallet. The mold is then removed as explained before and the brick is carried to the drying site. तो ये पहले ज़माने में इस तरह से टेबल मोल्डिंग और वो होती थी। आजकल तो मशीनों से होती है, जिसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा दूँगा। एक और तरीका कर स्ट्राइक्स हैं, वुडन स्ट्राइक हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ी एक ब्रिक सी मशीन के अंदर बनाकर उसको काटते हैं तो वायर से स्ट्राइक उसको करते हैं। आगे एक और चीज़ है जो मशीन मोल्डिंग है, कि जो आप मशीनों पे मोल्डिंग, आजकल मशीनों पर भी मोल्डिंग हो रही है पूरी दुनिया में। तो मशीन मोल्डिंग कैन बी डन बाय either of the following processes using maximum 10% water. Plastic method or stiff press mod method. The pumped stiffer clay is forced through a rectangular opening of brick size by means of an auger. वो एक घूम रहा होता है, एक उसमें ऑगर, ऑगर मतलब एक पुल्ली सी घूम रही होती है जिसमें जो आप उसको क्ले को आगे लाती है और वहाँ कंप्रेस करती है। क्ले कम्स आउट ऑफ द opening. The bars are cut from the bar by a frame system of several ties. This is a quick and economical process. Dry process method जो है उसमें है कि the powdered clay is fed mold in on a mechanically operated press where it is subjected to high pressure and the clay in the mold takes the shape of the brick. Such pressed bricks are more dense, smooth and uniform than ordinary bricks. These are burned carefully as they are likely to crack. ये एक वीडियो है जो कि आपको भी मैं दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये आपके उसके अंदर होगी, वहाँ चल जाएगी। अदरवाइज मैं आपको ये अपलोड भी बाद में कर दूंगा। तो ये मैं आपको भी वीडियो जो है वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं भी आपको अब आपके सामने की ये तस्वीर सी आ गई एक मशीन की। हेलो, यस सर। वो ब्रिक यस का सर। रेट पर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। क्या नहीं, ये मैं अभी अब आप सारे लोग अटेंटिवली होकर इसको जरा वीडियो को देखें, क्योंकि इसके ऊपर वो सारा ब्रिक्स का प्रोसेस जो है वो है। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को, आप अगर वहां से देखना चाहें देख लें, वरना आपकी जो स्लाइड्स हैं इनके अंदर भी ये वीडियो होगी। ये देखें आप।
हाँ जी, कुछ समझ आया आपको? सर बहुत ही आस्था हेलो चल रही थी, समझ नहीं आ रही थी, आवाज नहीं थी आ रही इसकी। जी, आवाज भी नहीं थी आ रही और बहुत स्लो वीडियो चल रही थी। आवाज नहीं आ रही थी तो आपको क्या जी सर। हो रही थी? जी सर। क्या हो रही थी? आवाज नहीं आ रही थी और क्या हो रहा था? सर ये वीडियो के छोटे छोटे क्लिप थे ना, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद शो हो रहे थे और बस चलती जा रही थी। चले वो आपको ये भेज देंगे ना इसकी वीडियो, तो आप वो देख लीजिएगा। कुछ लोगों को तो सही समझ आई होगी और कुछ लोगों ने नहीं देख सके होंगे, क्योंकि जो है इसका क्या इसे कह सकते हैं आप कि हो तरह की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, वो जब ये आपको वीडियो भेज देंगे और ये पूरी जो स्लाइड्स होती है इसके अंदर जो वीडियो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है ना, ये भी वीडियो एम्बेड की हुई है, ये भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो भी मैं आपको भिजवा, तो ये वही उसकी तस्वीर है कि इसमें वायर कटिंग और वो सारा उसके बार वगैरह नहीं। आगे ड्राइंग है। ओके ग्रीन सर। bricks contain about 7 to 30% moisture depending on the method of manufacture. The object of drying is to remove the moisture to control the shrinkage and save fuel and time. The moisture content is brought down to about 30% under exposed conditions within 3 to 4 days. Thus, the strength of the green bricks is increased and the bricks can be handled safely. Natural drying, artificial drying है. Natural bricks are dried in open air and sunlight, and artificial drying are dried in kiln chamber or tunnel. अब ये आर्टिफिशियल जब ड्राइंग इसको हम करते हैं तो उसमें ये है कि जो किल्न है उससे जो गैसेस निकल रही होती हैं वो इसके अंदर से जब गुजारते हैं, उसकी हीट जो है, तो उससे हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, उससे वो हीट हो जाती है और वो सारे के सारा इसके अंदर भी ये काफ़ी हद तक ये जो है इनको ओवन टाइप का एक जगह होती है, उधर आहिस्ता 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 इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाता है, वो आर्टिफिशियल ड्राइंग भी की जाती है। तो जिस तरह रखा है इसको अल्टरनेटिवली इसको स्टैक किया जाता है, जिससे इसको करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है ब्रिक्स को। ये देखिए आपने ये फील्ड के अंदर अगर आप ड्राइंग करते हैं तो ये नेचुरल ड्राइंग हो रही है इसकी। ये देखिए जब वो ड्राइंग की है तो ड्राई ड्राई जो करके ब्रिक्स को आप स्टैक करते हैं, उसके बाद उसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, उस पर शॉपर वगैरह डाल के या प्लास्टिक डाल के, या पहले ज़माने में तो उसके ऊपर वो जो काने वगैरह रख के तो उसके ऊपर लेप भी कर देते थे ताकि बाद में उसे यूज़ किया जाए। लेकिन अभी आपके प्लास्टिक एक मटेरियल है जिसको करके उस पर मटीरियल डाल के तो उसको रख छोड़ते हैं ताकि वो जो है ना प्रॉपरली जो है उसको गीला होकर ख़राब ना हो। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स है, इसके स्टेजेस हैं तीन। एक डिहाइड्रेशन है, फिर ऑक्सीडेशन और विट्रिफिकेशन है। डिहाइड्रेशन में 400 से 650 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक इसको गर्म जब करते हैं तो उसको हम डिहाइड्रेशन स्टेज करते हैं। बाद में फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे ऑक्सीडेशन स्टेज कहते हैं, और बाद में विट्रिफिकेशन स्टेज होती है। डिहाइड्रेशन में जितना भी पानी है उसका वो निकल रहा होता है, उसके पोर्स वगैरह में से वाटर स्मोकिंग स्टेज भी कहते हैं। Water from pores is driven off. Oxidation में carbon is eliminated and ferrous oxide is oxidized to ferric form, sulfur is removed। और vitrification के अंदर जो है ये mass converted into glass like substance, उसमें vitrification इसको कहते हैं। आप इसे जो उसमें सैंड वगैरह मिक्स होती है और मटेरियल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस टेम्परेचर पर। अब दो तरह के क्रैम्प और पजावा बर्निंग जो है, अल्टरनेटिव लेयर ऑफ ब्रिक्स एंड फ्यूल इनकेस्ड इन मड प्लास्टर। उसे फ्यूल कंसिस्ट ऑफ ग्रास, काउ डंग, लिटर, वुड, कोल्ड डस्ट वगैरह है। उसे ब्रिक लेयर्स कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 कोट्स ऑफ ब्रिक। और उसके बाद 25,000 से 1 लाख ब्रिक्स जो हैं 3 मंथ साइकिल में प्रोड्यूस होती हैं। किल्न बर्निंग में ये है कि इंटरमिनेंट किल्न होती है और कॉन्टीन्यूस किल्न होती है। इंटरमिनेंट में हम उसे लोड करते हैं, फायर करते हैं, कूल करते हैं, अनलोड करते हैं नेक्स्ट लोडिंग से। जबकि कॉन्टीन्यूस के अंदर ये है कि आप एक तरफ से डालते जाते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो आप उसे निकालते जाते हैं, जिनमें
बुल्स ट्रेंच किल्न और हॉफमैन किल्न होती है। ये क्रैम्प बर्निंग जो है वो आपको दिखाई आ रही है। पाकिस्तान में भट्टों की जो सूरत हाल है वो आपको पता ही है। ये फ्यूल जो इस्तेमाल होता है ये नॉर्मली वो दिखाया गया है कि वो आपके सामने है। आगे हॉफमैन कॉन्टिन्यूस किल्न है, इसमें एक साइड से आप लोड करते जाते हैं, एक साइड से आप अनलोड करते जाते हैं। उसे रिमूविंग गोल्ड ब्रिक्स होती हैं, तो वो फिर घूमता जाता है और उसके अंदर वो सारा प्रोसेस ये आपको जो बुक दी हुई है एक उसकी डगल की, उसके अंदर ये पूरे का पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। इसी तरह बुल्स ट्रेंच किल्न है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स है, साइज एंड शेप, कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। साइज जो यूनिफॉर्म होना चाहिए, रेक्टेंगुलर सरफेसेस पैरेलल होनी चाहिए साइड्स, और उसके बाद रेक्टेंगुलर सरफेसेस होनी चाहिए, पैरेलल साइड्स होनी चाहिए, शार्प एज होनी चाहिए, स्ट्रेट एज होनी चाहिए। उसकी बेसिस पर भी आप कहते हैं कि फर्स्ट है या सेकंड क्लास ब्रिक है। कलर यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी टाइप का हो तो बहुत अच्छी ब्रिक है। वाइटिश भी हो सकता है, यानी येलोइश सा भी हो सकता है, तो हम उसे फिर बाद में क्लासिफाई करते हैं उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर और वाटर अब्जॉर्प्शन पर। टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस, यूनिफॉर्म टेक्सचर, फ्रैक्चर्ड surfaces should not show fissures, holes, grits or lumps of lime. Hardness and soundness not scratchable by fingernail, produce metallic ringing sound. Water absorption should not exceed 20% by weight, और क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये उसके लिए जो आपके फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है वो उसके लिए वो कह रहा है। वरना अगर आपका जो सेकंड क्लास ब्रिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो होगा वो कम होगा। ब्रिक अर्थ फ्री फ्रॉम स्टोन्स, ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। मिसलेनियस ब्रिक टाइप्स हैं, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स हैं, परफोरेटेड हैं, पेविंग ब्रिक्स हैं, हॉलो ब्रिक्स हैं, क्ले टाइल्स हैं, फायर क्ले और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं। फायर क्ले या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होती हैं, दीज आर मेड फ्रॉम फायर क्ले यूजिंग सेम प्रोसेस एज एन ऑर्डिनरी क्ले। फायर क्ले इज अ टर्म loosely applied to include those sediment or residual clays which you vitrify at a very high temperature and which when so burned possess high resistance to heat। अब ये किधर आप यूज़ करते हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो फायर क्लेज आर कैपेबल ऑफ resisting very high temperatures up to 1700 degrees centigrade without melting or softening and resist spalling। स्पालिंग यानी टूट के गिरना पानी से या किसी मॉइस्चर से या ऑल्टरनेट गर्म और ठंडे साइकिल से या बहुत हैवी हीट से टूट जाना, उसको स्पालिंग कहते हैं। या लगाते हुए ज़्यादा ज़ोर से लगा उससे भी स्पालिंग हो सकती है। The color of the brick is yellow or light brown. The water absorption varies from 4 to 10%. Compressive strength is around 3000 psi. Used for the lining of blast furnaces. Blast furnace वो होती है जिसके अंदर जो लोहे को मेल्ट किया जाता है। Ovens, kilns, boilers and chimneys। ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं। स्पेशली शेप्ड ब्रिक्स जो हैं उनकी तस्वीरें दी हुई हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा। इस पर बारे में आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। टेस्टिंग आप कैसे कीजिए। टेस्टिंग जो है उसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, फ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर टेस्ट करते हैं, और डिफेक्ट्स बाद में हम इसके बाद पढ़ेंगे। सीआर साहब आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी हाजिरी ले लीजिए प्लीज। दोनों सीआर मौजूद हैं इधर? यस सर। आप दोनों जो हैं स्टूडेंट्स की हाजिरी ले लें, तो बाद में इसको आप एक्सेल शीट्स पे बनाकर तो मुझे देख लीजिएगा। यस सर। Compressive strength test. Specimen brick is immersed in water for 24 hours. A frog of brick is filled flush with 1:3 mortar, and brick is stored under damp jute bags for 24 hours, followed by immersion in clean water for 3 days. Specimen is then placed between plates of compression testing machine. Load is applied axially at a uniform rate till failure. Maximum load at failure divided by average area of the bed face gives compressive strength। ये उसका तरीकाकार होता है। तो ये आपको इंशाअल्लाह ताला
नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको अगले लेक्चर में आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होता है। वैसे आप नेट के ऊपर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होगा ऑफ द ब्रिक्स या ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ कंक्रीट ब्लॉक्स, वो अगर आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एब्जॉर्प्शन टेस्ट ये जो 24 आवर्स इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट होता है और 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट भी होता है। पहले वाले में ये है कि ड्राई ब्रिक्स जो होती है उसको पहले आप ड्राई करते हैं 105 डिग्रीज पे, क्योंकि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जो 100 डिग्रीज है, इसलिए जितना भी मॉइस्चर होता है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और मॉइस्चर जो है वो हीट के साथ जो है वाटर वेपर्स बन के निकल जाएगा। रूम टेम्परेचर जो है उसके ऊपर इनको कूल किया जाता है। कूल करने के बाद उनको दोबारा उसके बाद उन्हें वज़न किया जाता है कि इसका कितना वज़न है। उसके बाद जब वज़न उनका हो जाता है, जब कूल होने के बाद, मतलब कि जब आपने उसे हीट उसे अपने पानी में आपने पहले ओवन ड्राई कर दिया ओवरनाइट 8 घंटे वगैरह के लिए या 4 घंटे 6 घंटे के लिए, नॉर्मली इसको 8 घंटे से ज़्यादा इसको हीट किया जाता है यानी 105 डिग्रीज पे, तो गर्म होकर उसका मॉइस्चर सारा उड़ जाता है। उसके उसे निकाल के सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2-4 घंटे के 2 घंटे 3 घंटे में वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उसे आप वज़न कर लेंगे। वज़न करने के बाद आप ब्रिक्स को जो है वो 27 डिग्रीज ±2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए उसको पानी के अंदर इमर्स कर देंगे। अब उसके इमर्स करने के बाद उसे निकालेंगे। निकालने के बाद एक तौलिए में उसकी जो बाहर की सरफेसेस हैं उनको हल्का हल्का वाइप करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना या उसको छनकना नहीं है या उसको शॉक्स वगैरह नहीं देने के पानी अंदर से निकल जाए। उसको हल्का सा साफ करके उसके बाद आप उसे 100 ब्रिक्स जो हैं उनका वज़न करेंगे। जो वज़न हो जाएगा उसका तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगी W2, यानी वो जो W2 जो बाद का वज़न है 100 ब्रिक्स का, तो -W1। तो W2 आपको पता है कि ज़्यादा वज़न होगा क्योंकि उसमें पानी जा चुका है। W1 जो है वो कम पानी वज़न होगा क्योंकि वो ड्राई है। तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बताएगा कि कितना पानी है उसके अंदर, डिवाइडेड बाई W1। W1 वो जो ड्राई का वज़न था, तो इंटू 100 आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, कितने परसेंटेज ऑफ द इनिशियल वेट ऑफ द ब्रिक। और 5 आवर्स बॉइलिंग टेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं आप कि ओवन ड्राई पहले करेंगे, आप ब्रिक्स को उनका वज़न ले लेंगे W1, ब्रिक्स को इमर्स करेंगे वाटर में और बॉयल करेंगे 5 घंटे तक। उसके बाद उसे कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर पर 16 से 19 घंटे के दौरान। उसके कूल डाउन जो होता है उसका वज़न आप ले लेंगे W3। अब वाटर अब्जॉर्प्शन जो होगी परसेंटेज में तो W3 - W1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। तो ये भी वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट है, लेकिन ये बॉइलिंग टेस्ट है। ये बॉइलिंग टेस्ट इसलिए क्योंकि किसी ऐसी जगह पर आपने अगर उसको यूज़ करना है जिस जगह पे ह्यूमिडिटी भी है और हॉट वेदर है और उस तरह का है, तो उस जगह पर आपको अगर वो यूज़ करनी है तो आपको पता हो कि ये कितना अब्जॉर्ब करेगी। तो फ्लोरेसेंस टेस्ट ये होता है कि द सॉल्युबल साल्ट्स प्रेजेंट इन ब्रिक्स कॉज अ फ्लोरेसेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। यानी फ्लोरेसेंस में ये होता है कि जो आप इसको पानी शानी लगाते हैं या कोई ब्रिक्स को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर साल्ट्स वगैरह जो उसके क्ले के अंदर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब एक्सेसिवली अगर वो पानी जो है, अगर वो जो क्ले है जिधर से आपने वो मटेरियल लिया है उसका मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रिक का, इफ दैट कंटेन्स दैट हैज़ बीन अंडर वाटर लॉक्ड एरिया अर्लियर इन सम टाइम, उसमें साल्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए या उसमें केमिकल्स वगैरह उस ज़मीन पर आते रहे जिससे वो ख़राब हुआ तो आपको पता चल जाएगा। आप ब्रिक्स जो हैं उसको पहले आप इमर्स करते हैं 24 आवर के लिए, उसके बाद इसको आप निकालते हैं और निकालने के बाद आप ड्राई करते हैं शेड में, यानी शेड में बाहर गर्म अपना धूप में नहीं आपने उसको करना बल्कि शेड में उसे ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने जो है जब वो होगा तो उस ऐसी जगह जिस जगह पे हवादार भी हो, जिस जगह पे गर्मी भी हो, ऐसी जगह पे ड्राई भी हो, ऐसे मौसम में ऐसी जगह पर आप जब उसे करेंगे तो उसके अंदर से पानी जो है वो निकल जाएगा, यानी वहाँ से एवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद द एब्सेंस ऑफ ग्रे और वाइट स्पॉट्स ऑन द सरफेस इंडिकेट एब्सेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। लेकिन अगर उसके ऊपर ग्रे या वाइट स्पॉट्स आ जाएंगे और उसके ऊपर साल्ट्स वगैरह नज़र आएंगे, उसका मतलब है कि उसको अंदर ये उसको फफूंदी टाइप का वो एक जाला सा बन जाएगा जिस जो वाइटिश कलर का है, तो उसका मतलब है कि इसमें साल्ट्स मौजूद हैं।
तो अगर वो जो उसके ऊपर जो डिस्कलरेशन है वो नील है तो फ्लोरेसेंस यानी उसमें फ्लोरेसेंस नहीं है। स्लाइट मतलब है कि अगर जो उसका डिपॉजिट कवर्स एरिया लेस देन 10% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया हो, 10 to 50% हो तो मॉडरेट है। हैवी अगर 50% से ज़्यादा एरिया जो है उसके ऊपर साल्ट आ जाए। और सीरियस अवे डिपॉजिट्स आर हैवी एंड पाउडर और फ्लेक द सरफेस, यानी इतने ज़्यादा उसके अंदर हैं कि वो उसके ऊपर एक पपड़ी सी जमा देते हैं, जैसा मलाई हो उस तरह उसके ऊपर साल्ट्स पूरे जमा होने लग पड़े हैं पूरे सरफेस पर। तो वो जो है इसका मतलब है कि आप उस तरह की ब्रिक्स को तो यूज़ नहीं कर सकते, या उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ये साल्ट्स वगैरह मौजूद। अब टेस्टिंग ऑफ द ब्रिक्स जो है उसमें एक और ब्रिक्स में 3 और हैं जो कि हैं स्ट्रक्चर टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है और हार्डनेस टेस्ट है। स्ट्रक्चर टेस्ट में एक स्पेसिमेन जो होता है उसे आप तोड़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर एग्जामिन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसकी किस तरह अंदर स्ट्रक्चर है, कि इसमें बहुत ज़्यादा कई कैविटीज़ ज़्यादा कई कैविटीज़ कम तो नहीं है। अगर उसमें कहीं ज़्यादा कैविटीज़ कहीं कम है इसका मतलब कि वो सही तरह से मैन्युफैक्चर नहीं हुई, उसे सही तरह से उसने मोल्ड के अंदर डाल के उसे कंप्रेस नहीं किया, या मशीन के अंदर प्रॉपरली उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है मशीन में जिससे वो प्रॉपरली उसको गूंद नहीं रही पग मिल या बाकी इस तरह का। इट शुड बी होमोजीनियस, कॉम्पैक्ट एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, लम्प्स एंड होल्स। तो ये अगर चीज़ है तो ठीक है, वरना अगर उसमें ज़्यादा होल्स हैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसे नहीं इस्तेमाल करेंगे। साउंडनेस टेस्ट, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग टू स्पेसिमेन bricks with each other. The bricks should not break and a clear ringing sound should be produced. और तीसरा है हार्डनेस टेस्ट, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय मेकिंग अ स्क्रैच ऑन brick surface with the help of fingernail. If no impression is left on surface, the brick is considered to be sufficiently hard. तो ये हार्डनेस टेस्ट जो है आप जो ड्राई ब्रिक्स होंगी उनको आप चेक करके उसके फिर आप उसे किलिंग वगैरह में भेज देंगे। अब आगे है डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रिक्स, के ब्रिक्स में क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। अभी हमारा जो पहले था टेस्टिंग ऑफ द ब्रिक्स का पोर्शन खत्म हो गया, अब हम चलेंगे डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रिक्स पे। डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रिक्स में ओवर बर्निंग है, अंडर बर्निंग है, ब्लोटिंग है और ब्लैक कोर है, फ्लोरेसेंस है, स्पॉट्स है, ब्लिस्टर्स और लैमिनेटर्स है। ओवर बर्निंग में बर्न बियॉन्ड कंप्लीट विट्रिफिकेशन, यानी कहीं से पक्की है कहीं से कच्ची है, मतलब है कि वो जो है वो अंडर बर्निंग होगी। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा विट्रिफिकेशन है, ब्लैक सी होगी कहीं से और कहीं से वो अजीब से उसमें ना ग्रीनिश सा कलर आ गया है कोई और इस तरह का, तो उसका मतलब वो ओवर बर्न हो गई। अंडर बर्निंग है कि बर्न लेस नॉट टू कॉज कंप्लीट विट्रिफिकेशन, जिसमें वो यकजान हो के एक सही ब्रिक्स जो है वो सही तरह सॉलिड नहीं बनी, कहीं से कच्ची सी है वहाँ से टूटने का खदशा है, तो उसे अंडर बर्निंग कहेंगे। ब्लोटिंग एक स्पॉन्जी वुलन मास ओवर द सरफेस ड्यू टू एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर, उससे ब्लोटिंग हो जाएगा, उसके अजीब सा मास सा उसके ऊपर बन जाएगा। ब्लैक कोर ड्यू टू बिचुमिनस मैटर और कार्बन, अगर आपने कहीं से लिया जहाँ कार्बन था या जिधर वो बिचुमिनस था, तो वो हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स नहीं आपको मिलती हैं। फ्लोरेसेंस ग्रे और वाइट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अल्कलीज ऑन द सरफेस ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन, उसे एफ्लोरेसेंस कहेंगे। स्पॉट्स भी हैं, डार्क सल्फर स्पॉट्स ड्यू टू आयरन सल्फाइड्स। ब्लिस्टर्स, ब्रोकन ब्लिस्टर्स ड्यू टू एयर entrapped ड्यूरिंग मोल्डिंग। और लेमिनेटर्स, थिन ब्लिस्टर्स के अंदर उसके मुख्तलिफ उसमें छाले जिस तरह उस तरह के उसमें दाग दाग से बन जाते हैं और फूला फूले से सरफेस हो जाती है। और लेमिनेटर्स, थिन लेमिना प्रोड्यूस ड्यू टू एयर entrapped इन voids ऑफ क्ले, तो वो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट्स हैं। तो आज का हमारा लेक्चर ही ख़त्म होता है। आज आपको ये सारा बता दिया कि किस तरह से ये सारा कुछ जो है वो ब्रिक्स के बारे में पढ़ाया। तो आगे हम नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको लाइम और उसके बाद फिर आपको एग्रीगेट्स भी मैं पढ़ा दूँगा नेक्स्ट वीक में। मंडे को अगर आप कहते हैं तो मंडे को इंशाअल्लाह ताला आपका एक लेक्चर जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। समझ आ रही है भाई आपको? यस सर। यस सर। ठीक है।
तो बस ये मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर रहा हूँ। आज आपकी